हिंद मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। आज हम लोग शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा जूनियर और प्राइमरी के लिए सामान्य विज्ञान में रसायन विज्ञान के प्रमुख अध्याय को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है प्रमुख धातु एवं उसके अयस्क। एक ऐसा टॉपिक है जहां पर शिक्षक भर्ती परीक्षा में जूनियर और प्राइमरी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह वीडियो आप अंत तक बने रहिएगा अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है, क्योंकि यह आपके पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी पैटर्न पर है। और हाँ, यह एनसीईआरटी की क्लास की बात अगर करें तो 6 से लेकर 12 तक का पूरा निचोड़ है। 6 से 12 तक के संपूर्ण एनसीईआरटी का निचोड़ ई लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क आपको लाइव प्रतिदिन 9:30 बजे उपलब्ध होता रहेगा। यह क्लास देश हित में, राष्ट्र हित में आप सभी के लिए फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क लाइव आपके लिए चलती है। तो चलिए बिना देरी किए अब हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं और आपके साथ एक एक करके हम प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न बेहद आसान है। अगर किसी घोल का पीएच मान 7 से कम है तो वह घोल क्या होगा? आइए, अगर हम पीएच की बात करते हैं तो यहाँ पे दो बातें होती है। पहला ये होगा, यहाँ पर 7 होगा। क्या होगा? 7। इधर 7 से ज़्यादा होगा, इधर 7 से कम। ठीक है, ये होगा 14 तक, ये होगा 0 तक। यहाँ पर अगर 7 से कम है तो वह होगा अम्लीय। वह क्या होगा? अम्लीय होगा। लेकिन अगर 7 से ज़्यादा है तो क्या होगा? वह प्रकार का क्षारीय होगा। माने आप लोगों ने ध्यान से देखा, आप लोगों ने यहाँ पर ये अकॉर्डिंग टू पाठ्यक्रम, अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, जो एनसीईआरटी पैटर्न पर निःशुल्क राष्ट्र हित में, देश हित में आप सभी के लिए है। तो बिना देरी के आप लोग को इस प्रश्न का विकल्प बताना होगा अम्लीय। माने इस प्रश्न का सही विकल्प बी है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, अगर पूरी मेहनत और मनोयोग के साथ आपने ये क्लास पढ़ ली, यकीन मानिए इससे बाहर आपकी भर्ती परीक्षा में नहीं आएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है ना? अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर साफ दिख रहा होगा। निम्न में से कौन सा एक तत्व है? जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, सभी लोग इस वीडियो में जुड़े आइए और अपने सभी साथी मित्रों को यह वीडियो पहुंचा दीजिएगा। अपने सभी साथी मित्रों तक यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यह शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए। ये आपके लिए क्लास पूरी तरह से निःशुल्क, देश हित में, राष्ट्र हित में लाइव आपके लिए चल रही है। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिए सभी साथी जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सभी साथी, फटाफट कमेंट करिए। कमेंट करके दिए गए प्रश्न का सही जवाब दीजिए। देखिए यहां पर अगर एक तत्व की बात की जाए, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है। तो यहां पर अगर हम जब भी तत्व की बात करते हैं तो वो क्या होगा? हीरा होगा। क्या होगा? हीरा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हीरा होगा। ठीक, अब देखिए हीरा क्या है? एक तत्व है। हीरा क्या है? एक प्रकार का तत्व है और यह कार्बन का अपरूप भी है। यह पिछली शिक्षक भर्ती का पूछा प्रश्न है। यह कार्बन का अपरूप भी है। ध्यान दीजिएगा, यह कार्बन का अपरूप है। यह विद्युत का कुचालक होता है। और इससे घनत्व की बात की जाए तो हीरा का जो घनत्व होता है 3.5 ग्राम प्रति सेंटीक्यूब के बराबर होता है। डायमंड में से या हीरे में से यक्स किरणें अध्ययन द्वारा ज्ञात हुआ कि डायमंड में कार्बन परमाणु की त्रिविम व्यवस्था होती है। इसके प्रत्येक कार्बन परमाणु चतुष्फलकीय ढंग से व्यवस्थित होते हैं। डायमंड या हीरा पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ है। यह सबसे कठोर पदार्थ होता है। सबसे कई प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं। ये कठोर पदार्थ होता है। ये कक्षा 8 के एनसीईआरटी का लॉजिक है। बहुत कठोर होने के कारण हीरा का उपयोग चट्टान को वेधने में और कठोर पदार्थ को काटने के औजार, टंगस्टन के तारों को खींचने की डाई बनाने के लिए हीरे का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सबसे सही विकल्प होगा वह क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो जितने लोग इस शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को बताइए। जितने लोग लाइव देख रहे हैं उतने लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है। यार लाइक करने के बाद यह वीडियो अपने साथी मित्रों तक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके सिलेक्शन से जुड़ा हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी या कहीं भी जुड़कर कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते, कोचिंग ज्वाइन भी किए हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। ये जौनपुर जनपद से निःशुल्क आपके लिए उपलब्ध कराया जाता है। अगला प्रश्न आपके बीच है, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में
कटिंग टूल बना होता है? तो जल्दी से कमेंट करिएगा। कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का सभी लोग लाइव जवाब दीजिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, बताइए सभी लोग कमेंट करके, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे, सही या गलत, क्योंकि रेस के घोड़े ही तो रेस में अच्छे लगते हैं और आप तो पहले से ही रेस के घोड़े हैं। ठीक है, देखिएगा इस प्रश्न का अगर सही विकल्प की अगर हम बात करें, अगर हम सही विकल्प की यहाँ पे बात करते हैं तो आपको कई चीज़ यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। यहाँ पर ये कह रहा है कि इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग की कटिंग टूल किसका बना होता है? जी हाँ, आइए इस प्रश्न का हम लोग जानते हैं। ये ग्रेफाइट का बना होता है। किसका? ग्रेफाइट का बना होता है। इसे हम साथ में शॉर्टकट में ईडीएम मशीन के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। ये कटिंग टूल ग्रेफाइट का बना होता है। आइसोट्रोप गुण के कारण, किससे? आइसोट्रोप, यह है आइसोट्रोप गुण के कारण यह ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। यह एक धात्विक इलेक्ट्रोड की तुलना में बेहतर होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह डी का राइट आंसर होगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किस लिए किया जाता है? सभी साथी जो लोग शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो घर बैठकर ये सोचते हैं कि वो सरकारी शिक्षक बनने का सपना पूरा कर लेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, उन्हें साइंस में दिक्कत होती है, ये जूनियर प्राइमरी टेट सीटेट और जूनियर प्राइमरी और दोनों के लिए शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण एक सीरीज एनसीईआरटी पैटर्न की है। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाते तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है बहुमूल्य कठोर वस्तु को काटने के लिए, जैसे सिलिकॉन कार्बाइड कार्बोरेडम इसे कहा जाता है। इसे कृत्रिम हीरा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, इसे कृत्रिम हीरा कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरेडम या इसे कृत्रिम हीरा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कार्बोरेडम भी कहते हैं। इसे हम कार्बोरेडम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह पर्याप्त कठोर होता है और बहुमूल्य कठोर वस्तु को काटने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो सोचिए कितने टॉपिक आपके तैयार हुए। इसे कृत्रिम हीरा कहते हैं, इसे कार्बोरेडम कहते हैं। यह बहुमूल्य वस्तुओं को काटने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। रासायनिक गुण प्रभावित होता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। कमेंट करके दिए गए प्रश्न का सभी लोग जवाब देंगे। देखिए, ऑनलाइन क्लास या नोट से संबंध में यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप ठीक है इस नंबर पर व्हाट्सएप करके या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ये जौनपुर जनपद से मेरे द्वारा पूरी तरह से निःशुल्क क्लास सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, डीएसएसबी, प्रैक्टिस टेट सभी चीज़ें यहाँ से उपलब्ध हैं और इन सभी के लिए आप टेलीग्राम पर जोड़कर निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। यह रंगहीन होगा। क्या होगा? रंगहीन होगा। शुद्ध हीरा रंगहीन होता है, पारदर्शक घनाकार क्रिस्टल होता है। जब हीरे को विशेष कोणों से काटा जाता है, इसमें प्रवेश करने वाला प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सके तो यह चमकने लगता है। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा वह सी का राइट आंसर होगा। ठीक है, यह रंगहीन होता है, लेकिन इसमें प्रवेश करने वाला प्रकाश का जब पूर्ण परावर्तन होता है, आंतरिक परावर्तन होता है, तब यह चमकने लगता है। लेकिन यह रंगहीन पारदर्शक घनाकार क्रिस्टल होता है। यह बात सभी को पता होना चाहिए। ठीक, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप क्या है? यह प्योर एनसीईआरटी आपके बीच लाइव है। तो जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। कमेंट करके दिए गए प्रश्न का सही जवाब देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथी, इस देश के निर्माताओं, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप लोग साइंस में बहुत सारे लोग को दिक्कत होती है, बहुत सारे लोग को अच्छा भी लगता है, किसी का सब्जेक्ट होगा। हमने ऊपर इसकी व्याख्या की थी, तो मैं उम्मीद करता हूं किसी का भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं होगा।
शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप जो होता है वह क्या होता है? हीरा होता है। शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर क्रिस्टलीय रूप हीरा होता है। हीरा सभी ज्ञात में सबसे ज्यादा कठोर होता है। ऊपर हमने इसकी व्याख्या स्पष्ट रूप से कर दी थी। पढ़ लो मास्टर की मास्टर वीडियो है आपके लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही जवाब होगा, चलिए सभी लोग ध्यान से देखिएगा कि सर्वाधिक कठोर तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। एकदम हलवा प्रश्न ऊपर हमने व्याख्या किया है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला ज्ञात तत्वों में सबसे कठोर अगर कोई है तो आपका हीरा है। इसमें कठोरता कैसे ज्ञात करते हैं? मोह स्केल से। किससे? मोह स्केल से। कठोरता कैसे ज्ञात करते हैं यह याद रखिएगा, मोह स्केल से। इसे कहते हैं मोह स्केल। इसी से किसी भी तत्व की कठोरता को ज्ञात किया जाता है। सभी ज्ञात तत्वों में सबसे कठोर अगर कोई तत्व है तो हीरा है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ए इसका राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने है, सबसे कठोरतम पदार्थ है तो वह आपका हीरा है। ठीक है, अब अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। यहाँ पे क्लास खत्म होने के बाद कुछ घंटों के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दी जाएगी। अगर हो सकेगा तो आप लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहेंगे। यहाँ पे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश पर यह शिक्षक भर्ती की क्लास 9:30 बजे से प्रतिदिन रात में लाइव फेसबुक यूट्यूब पर दोनों पर निःशुल्क चलती है। अन्य सभी क्लासेस की टाइम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। देखिए, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा क्या है? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सही बताया है। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा नायलॉन। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस प्रश्न का सही विकल्प नायलॉन होगा। क्या होगा? नायलॉन होगा। जी हाँ, मानव द्वारा संश्लेषित किया गया पहला रेशा नायलॉन था। इसका निर्माण सबसे पहले कौन किया था? किसी को पता है? वालेस कैरोथर्स सबसे पहले किया था 1939 में। व्यापारिक स्तर पर 1939 में महिलाओं के लिए जुराबें बनाई गई थी। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो ए होगा। ठीक, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा ए होगा। अगर परीक्षा में प्रश्न आ गया कि सर्वप्रथम वालेस कैरोथर द्वारा इसका व्यापारिक स्तर पर महिलाओं के लिए जुराबें बनाई थी, तो इस प्रश्न का वालेस कैरोथर। आपको नई चीजें मिली हैं जो शायद आपको अन्य किताबों में ना पढ़ने को मिले। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में पॉलीमर, जी हाँ पॉलीमर है क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। देखिए, अगर हम पॉलीमर की बात करें, जी हाँ सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जिनको क्लियर नहीं देख रहा है, यहाँ पे 3 डॉट विंडो पर क्लिक करके वीडियो की क्वालिटी 360p 720p कर देंगे तो वीडियो एकदम साफ HD क्वालिटी में चलने लगेगा। देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह क्या है आपका? वह है स्टार्च। क्या है? इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा, सही उत्तर जो होगा वह क्या है? स्टार्च होगा। ठीक है, क्या होगा? स्टार्च इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो चलिए बिना देरी किए हमें अगले प्रश्न की तरफ बढ़ना चाहिए। तो क्या आप लोग तैयार हैं आज की क्लास के लिए कि नहीं तैयार हैं? अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित धातुओं पर आपको विचार करना है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथी, इस देश के निर्माताओं, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करिए और कमेंट के माध्यम से यह हमें स्पष्ट कराने का प्रयास करें निम्नलिखित धातुओं पर क्या विचार किया जा सकता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं बताइए फटाफट कमेंट करके। चलिए हम आपकी कुछ मदद करते हैं। यहां पे आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम समझ रहे हैं? आरोही माने चढ़ना, माने बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। इस क्रम में लिखना है, ये इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हुए क्रम में हमें इसकी और शुरुआत करनी चाहिए और आगे तक बढ़ते रहना चाहिए।
अब यहाँ पर हमने आपने जो देखा, जो हम लोगों को पढ़ना था, वो सबसे पहली चीज क्या आई कि यहाँ पर अगर देखा जाए कि सबसे पहले क्या आएगा, ताम्रा आएगा, माने सबसे पहले छोटा ताम्रा आएगा, उसके बाद शीशा आएगा, फिर स्वर्ण आएगा, फिर प्लेटिनियम आएगा। तो इसमें अधिक जानकारी इस प्रकार है, प्लेटिनियम इसमें सर्वाधिक घनत्व वाला इसमें दिए गए। ठीक, इसका घनत्व कितना है, 21.5 इसका घनत्व है। सोने का घनत्व अगर देखा जाए तो 19.3 है। अगर हम तांबे का घनत्व देखें तो 8.95 है। शीशे का घनत्व देखा जाए तो 11.34 है। अब आप स्पष्ट रूप से जान गए होंगे कि इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा। इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा, तो यहाँ पे 3 4 2 1 मान इस प्रश्न का सही विकल्प 1 होगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लास काफ़ी बड़ी हो और हम पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ आपके पास लेकर आए, तो आपको भी इस क्लास का सहयोग करना पड़ेगा। मैं अपने सारे काम छोड़कर हम आपकी क्लास के लिए लाइव होते हैं, तो क्या आप इतना सपोर्ट नहीं कर सकते कि वीडियो को अंगूठा वाला बटन दबाइए और अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिए। इतना काम कर सकते हैं। इससे ना आपका नेट डेटा खत्म होगा, बल्कि आपके अंदर एक सकारात्मक सहयोगात्मक भावना का जन्म होगा। उससे मुझे भी एक सकारात्मक पुनर्बनन मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसा करने में असक्षम रहेंगे, मुझे भी लगेगा कि मेरी मेहनत का बस कोई परिणाम नहीं है। आप अपने लाभ से मतलब रखते हैं, आपको एक बेहतर चीज लर्निंग विद दुर्गेश पर मिल जाती है, एक बेहतर स्टडी मटेरियल मिल जाता है, उसके बाद आपका इसका नाता खत्म हो जाता है। तो इस स्वार्थ की भावना आप त्याग दीजिए, आप एक शिक्षक के रूप में आइए। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन कोई मतलब नहीं है भैंस के आगे, क्योंकि आपकी सोच वैसी नहीं है। चलिए, इसमें कौन सा बेमेल है, इसमें से कौन सा बेमेल है, तो जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। अनलाइक करने वालों को भगवान उनकी बुद्धि विवेक ऐसे ही बनाए रहे, वो पूरे जीवन काल ऐसे करते रहे, क्योंकि ऐसे लोग समाज के लिए वो आइकॉन जिनके अंदर गंदगी भरी पड़ी है। कितना भी मेहनत से कोई पढ़ा दे, उनके अंदर एक गंदगी भरी है और ऐसे ही करते रह जाए। लेकिन अच्छे लोग ईश्वर करे बहुत ऊंचाई पर जाए। पता इन प्रश्नों को बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कभी एक प्रश्न अपने से बनाइएगा, तब आपको समझ में आएगा। प्रतिदिन इतने सारे कंटेंट आपके लिए लाना कितना मेहनत, भी राइट टाइम आपके लिए लाइव आना। कभी सोचिएगा, कभी एक दिन 100 प्रश्न लिख कर देखिएगा कितना समय मिलता है, वो भी बेस्ट प्रश्न जो एनसीईआरटी के हो, जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। आपको समझ में आ जाएगी कितनी मेहनत के बाद ये सारे प्रश्न तैयार होते हैं, क्योंकि एकमात्र उद्देश्य है आपका सिलेक्शन। उसके लिए मैं आता हूं उन कुछ चंद बच्चों के लिए जो पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ अपने माँ बाप का सपना साकार करना चाहते हैं। बेमेल की अगर हम बात करें तो यहां पर इस्पात इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कैसे, अगर यहां पे देखा जाए लोहा तांबा एल्युमिनियम धातु है, लेकिन ये एक मिश्र धातु है। ये क्या है, ये एक प्रकार का मिश्र धातु है, लेकिन यह केवल धातु है, यह केवल धातु है, यह केवल धातु है। इसलिए यहां पर इस्पात अलग होगा। अगर इस्पात की बात की जाए, इसमें कार्बन होता है, इसमें लोहे में कार्बन की भी मात्रा होती है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा वो ए होगा। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लाइक करें या ना करें, मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन बस इतना होता है, खुद को लगता है यार किनको हम पढ़ा रहे हैं, जिनको इसका कोई मतलब नहीं है, जिनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि सामने वाला कैसे प्रश्न को लेकर आता है। कभी इस प्रश्न को देखिएगा, अन्य यूट्यूबरों की तरह नहीं हम सरल सवाल लेकर आते हैं, हम वे सवाल लेकर आते हैं जो आपको न पता हो, ताकि आप नई चीजें सीखें। हमें उन चीजों को नहीं पढ़ना जो आपको पहले से आता है। परीक्षा का स्तर बदल रहा है, अब हमें कड़े प्रश्नों को, नए तरीके से प्रश्नों को पढ़ना पड़ेगा। आपने देखा ना, ये बेमेल कौन सा है, ये नए तरह का प्रश्न आपके सामने आया। हम ऐसे प्रश्न को लेकर आते हैं जो परीक्षा में आजकल पूछे जाते हैं। हमारा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है, हम भी सरल प्रश्न लेकर आ सकते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा, आप उसे शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन नहीं, जो आपको पहले से आता है वो आपको नहीं पढ़ाना है, आपको वो पढ़ाना है जो आपको नहीं पता है, जो परीक्षा के ट्रेंडिंग प्रश्न है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। चुंबकीय पृथक्करण विधि निम्नलिखित में से किस अयस्क के सांद्रण में प्रयुक्त होती है? जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। बताइए सभी लोग, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, एक बार जरा कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का सही जवाब देंगे।
बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है और हम उसके लिए ही काम करते हैं, उसी के लिए हम आपको पढ़ाते हैं बस, और चंद बच्चों के लिए ही हम लाइव आते हैं। चलिए फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आइए इसके बारे में जानते हैं। चुंबकीय पृथक्करण विधि किस अयस्क के सांद्रण में प्रयुक्त होती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मैग्नेटाइट। क्या होगा? मैग्नेटाइट होगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, क्या होगा? मैग्नेटाइट होगा। अब चुंबकीय पृथक्करण की विधि का प्रयोग मैग्नेटाइट अयस्क में सांद्रण के रूप में प्रयुक्त करने के लिए किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? वह डी राइट आंसर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई दिक्कत यहां पर, कोई समस्या किसी को? अगर कोई दिक्कत समस्या हो तो हमसे जरूर पूछिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, हेमेटाइट अयस्क किसका है? जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, कमेंट करके बताइए। हेमेटाइट अयस्क क्या है? देखिए अभी मैंने बताया, ये इसे फेरस कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरस कहते हैं। फेरस का मतलब होता है लोहा। फेरस का मतलब यहां पर क्या होगा? यहां पर आपका लोहा होगा। क्या होगा? लोहा होगा। ठीक, क्या होगा? लोहा होगा। अब हेमेटाइटिल लोहे का इसका सूत्र अगर हम देखें तो Fe2O3। यह भारत में अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन सबसे अच्छा अयस्क मैग्नेटाइट होता है। सबसे अच्छा अगर अयस्क पूछ दे, सबसे अच्छा अयस्क अगर पूछ दे तो मैग्नेटाइट होता है। अब ऊपर मैंने अभी बताया था क्या होता है? मैग्नेटाइट होता है। क्या होता है? मैग्नेटाइट सबसे अच्छा अयस्क माना जाता है। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा, बल्कि आपको निरंतर ऊंचाई की तरफ भी लेकर जाने में काफी मददगार साबित होगा। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना किसी को? अगर कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो जरूर कमेंट कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न है आपके बीच, अधिकांश जो लोहा है निम्न में से कहां से प्राप्त होता है? ये प्योर एनसीईआरटी है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, ये वे प्रश्न है जहां से आपकी भर्ती परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे प्रश्नों को पढ़ना होगा, सिलेक्शन के नजदीक आपको पहुंचना होगा और आपको अपना भी बेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत नहीं। और आप तो पहले से ही रेस के घोड़े हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा हेमेटाइट। क्या होगा? हेमेटाइट होगा। क्या होगा? हेमेटाइट। ठीक है, अधिकांश लोहा कहां होता है? हेमेटाइट होता है। इसका जो सूत्र होगा Fe2O3, फेरस और ओजोन। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को नहीं है ना? अगर हो तो पूछ सकते हैं, 10 बार पूछेंगे तो मैं 10 बार बताऊंगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, किस खनिज अयस्क से लोहा पाया जाता है? जी हाँ, ये प्योर आपकी एनसीईआरटी है और हम एनसीईआरटी का ही निचोड़ लेकर हैं। जल्दी कमेंट करके बताइए सभी साथी। नहीं बताएंगे? मालिक थोड़ा बहुत तो आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए, सिलेक्शन के नज़दीक चलिए। हम तो आपका साथ दे ही रहे हैं ना, बस आपको भी मेहनत करनी है। चलिए यहाँ पे हम सभी के बारे में एक एक लाइन बात करेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। ठीक, देखिए यहाँ पर अगर हम आयरन पैराइड की बात करें, तो कैलो पैराइड की बात करें, आर्सेनिक पैराइड की बात करें, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा हेमेटाइट। ऊपर मैंने बताया हेमेटाइट क्या होता है, लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट से करते हैं। पैराइड भी लोहे का अयस्क है, लेकिन इसमें लोहे की मात्रा कम होती है। मुख्य लौह अगर युक्त तो पैराइट के देखें, आयरन पैराइट होता है, कैल्पो पैराइट होता है, आर्सेनिकल पैराइट होता है। इसलिए प्रश्न का जो सही विकल्प होगा ना वो बी होगा। वो क्या होगा? 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर?
चलिए, लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? बताइए सभी लोग, लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दें। बताइए, लोहे का शुद्धतम रूप क्या है आपके हिसाब से? बताइए कि लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। नहीं बताएंगे? चलिए हम बताते हैं। पिटवा लोहा। कौन सा लोहा होता है? पिटवा लोहा। लोहा का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ही कम होती है। ढलवा लोहा सबसे अधिक कार्बन होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे ज्यादा कार्बन होता है, सबसे ज्यादा कार्बन। इसमें सबसे कम कार्बन, सबसे कम कार्बन होता है। समझ में आया आप लोग को? पिटवा लोहा का प्रयोग विद्युत चुंबक तार में, जंजीर में, जाली बनाने में किया जाता है। स्टेनलेस स्टील में 10% कोरियम होता है। अगर स्टेनलेस स्टील की बात करें, इसमें क्रोमियम 10%, कार्बन, मैग्नीज होता है। स्टेनलेस स्टील में जल, वायु आदि का साधारण परिस्थितियों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शल्य चिकित्सा में, औजार में, बर्तन, मूर्ति में इसका प्रयोग किया जाता है। समझ में आया आप लोग को? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। कांच किसका मिश्रण होता है? देखिए, आज की क्लास काफी लंबी नहीं लेंगे हम, क्योंकि आपकी संख्या बहुत कम है। इस बात का बड़ा दुख है कि इतनी मेहनत से आपके लिए मेहनत किया जाए, फिर भी आप लोग की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। इसलिए आज की क्लास थोड़ी छोटी होगी, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। कांच निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? जल्दी से कमेंट करिएगा और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगर हम कांच की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं। जल्दी से बताइए कब, फटाफट कमेंट करके, कि नहीं बताएंगे लोग? देखिए, बालू और सिलिकेट। प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? बालू होगा और सिलिकेट होगा। ठीक है, क्या होगा? बालू और सिलिकेट इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आइए देखते हैं कैसे। बालू सिलिका कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। कांच विभिन्न क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों का अक्रिस्टलीय मिश्रण होता है। कांच अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में अतिशीत द्रव है, इसलिए कांच की कोई क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती, न ही कोई निश्चित गलनांक होता है, और कांच का न कोई रासायनिक संगठन या सूत्र होता है, क्योंकि कांच मिश्रण है, यौगिक नहीं है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना आप लोग को? अगर आ रही हो तो जरूर कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य देखिए एक ही है, आपको ऊंचाइयों तक लेकर चलना, सिलेक्शन के नजदीक पहुंचाना। अगला है, निम्नलिखित में से मिश्र धातु में स्टेनलेस स्टील बनाया जा सकता है? जरा कमेंट करिएगा और कमेंट करके बताने का आप सभी प्रयास करिएगा। जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करिए। जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। बताइए, मिश्र धातु के स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है कैसे? आइए इसके बारे में बात करते हैं। यहां पर अवरोही क्रम है। कौन सा क्रम? अवरोही, माने ये घटते हुए क्रम में होगा। किस क्रम में होगा? घटते हुए क्रम में होगा। किस क्रम में? घटते हुए क्रम में है। देखिए, घटते हुए क्रम में कैसे होगा, देखने वाली बात है। आप लोग बताइए कैसे होगा। देखिए, यहां पर हम लोग कई बातें, देखिए यहां पर पहले लोहा, लोहा है, फिर क्रोमियम है, फिर कार्बन है, मतलब यहां पर होगा सी, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, क्रोमियम में अगर हम देखें तो 10%, मैग्नीज में 0.35%, कार्बन 0.5% होता है, इसमें 1.5%। अतः लोहा जो होता है यहाँ पे सही और वही क्रम ही होगा, यहाँ पे लोहा सबसे बाहर होगा, इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी इसका सही जवाब है।
बताइए सभी लोग, निम्नलिखित कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? देखिए, आज की क्लास लंबी नहीं होगी क्योंकि बहुत ही, आप लोग से कितना भी कर लिया जाए, आप लोग लोगों तक शेयर नहीं करेंगे, लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे। ये होगा सल्फर। सल्फर के बारे में, क्योंकि सल्फर मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में मिलता है। मुक्त अवस्था में सल्फर ज्वालामुखी क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्रों में जैसे इटली, जापान जहां प्रमुख है, तो ये क्रियाशील प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से स्ट्रेटेजिक धातु किसे कहते हैं? किसे स्ट्रेटेजिक धातु कहते हैं? बताइए सभी लोग। टाइटेनियम को कहते हैं। किसे कहते हैं? टाइटेनियम को कहते हैं। देखिए कैसे, आवाज आ रही है साहब? जरा कमेंट कर बताओ। टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नी, जर्कोनियम आदि जैसी धातुओं का उपयोग रक्षा सामग्री में किया जाता है। ये हल्की होती हैं, टूट फूट सामान करती हैं और वायु में लंबे समय तक पड़े रहने पर इनका संचारण नहीं होता। इन धातुओं को सामरिक या रणनीतिक धातु कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, चलिए आगे है, थर्मिक वेल्डिंग एक प्रकार का क्या है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए, टेलीग्राम पे आप लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ जाएंगे। सभी क्लास की लिंक, नोटिफिकेशन, पीडीएफ सब कुछ आपको एक ही स्थान पर निःशुल्क मिल जाएगा। शिक्षक भर्ती क्लास 9:30 प्रतिदिन चलती है। अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है, अगर आपको लग रहा है कि हमारी क्लास से आप सरकारी शिक्षक बन सकते हैं, तो प्रतिदिन आप लोग लाइव आइए, ठीक है? वरना आप लोग के लिए क्लास महत्वपूर्ण नहीं होगा। बताइए फटाफट कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? फ्यूजन वेल्डिंग होगा। थर्मिक वेल्डिंग फ्यूजन प्रकार की वेल्डिंग है। इसमें जोड़ी जाने वाली धातु में चतुर्दिक प्रतितापिक थार्मिक स्टील द्रव द्वारा वेल्डिंग की जाती है। इसमें जोड़ी जाने वाली धातु सतह को थार्मिक ताप द्वारा प्लास्टिक के स्तर पर लाकर दबाव द्वारा वेल्डिंग को पूर्ण करते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। ठीक है, बेशेमर प्रक्रिया का उपयोग किसमें होता है? ठीक है, बेशेमर प्रक्रिया का उपयोग किसमें होता है? इस्पात में। ठीक है, बेशेमर प्रक्रिया का आविष्कार कब हुआ था पता है आपको? 1850 में। किसने किया था? हेनरी बेशेमर ने। हेनरी बेशेमर ने किया था। इस प्रक्रिया के द्वारा बृहत मात्रा में ढलवा लोहे से इस्पात बनाया जाता है। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस्पात। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, किस तरह की वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड का व्यय होता है? तो जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके जवाब दीजिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए, वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड का व्यय कहां पर होता है?
तो ये होगा आर्क। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? आर्क इसका सही जवाब होगा। आर्क वेल्डिंग जो होती है, इसमें इलेक्ट्रोड रॉड का व्यय होता है, इसमें वेल्डिंग रॉड की आवश्यकता होती है, इसे कहते हैं आर वेल्डिंग। इस प्रक्रिया से की जाने वाली वेल्डिंग में मुक्त होने वाला ताप जोड़ी जा रही धातु को गला देता है ताकि उसे प्रविभाज्य रूप से जोड़ा जा सके। ठीक। अब अमलगम में क्या रहता है? अमलगम में क्या रहता है? सभी लोग फटाफट बताइए, अमलगम में क्या रहता है? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करके दिए गए प्रश्न का सही जवाब दें। जी हाँ, पारा अन्य धातु के साथ मिलकर धातुई घोल बनाता है जिससे हम अमलगम कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। क्लियर? चलिए अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस धातु के का तार सरलता से खींचा जा सकता है? जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जो लोग सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करिए। जो लोग भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें, चाहे फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पे, जहां भी आप लाइव देख रहे हैं तो कमेंट करके आप जवाब जरूर दीजिएगा सभी साथी। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। अगर सरलता से खींचने की बात की जाए तो इस प्रश्न का उत्तर होगा यहां पर तांबा। क्या होगा? तांबा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्या होगा? तांबा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो हम इसे अच्छी तरह से डिफाइन करके समझाएंगे ताकि आप सिलेक्शन के और नज़दीक पहुंचें। ठीक है, तो तांबा की बात करें यहां पर, आपके प्रश्न का उत्तर तांबा ही है। तांबा बहुत ही महीन तार आसानी से बनाया जा सकता है। यह तांबे के सुघटक के गुण के कारण संभव होता है। तन्यता के अनुसार अगर देखा जाए तो पहला क्या होता है? सोना है। तन्यता के दृष्टिकोण से सोना, चांदी, प्लेटिनियम, लोहा, निकेल, लोहा होता है, निकेल होता है, अब तांबा होता है, एल्युमिनियम होता है, एल्यूमिनियम होता है। ठीक, इसके बाद जिंक होता है। तान्यता के दृष्टिकोण से है, टीन है, लेड है, ये तान्यता के दृष्टिकोण से है। ठीक है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि किसी भी धातु के तार को उसकी प्रत्यास्था सीमा या प्रभाव बिंदु से थोड़ा अधिक तानित किया जाता है तथा निर्मुक्त कर दिया जाता है तो क्या होगा? यह केवल इसकी प्रत्यास्था सीमा पर इस तक की लंबाई तक संकुचित होगी, इसका प्रत्यास्था गुण पूर्णतः नष्ट हो जाएगा, यह संकुचित नहीं होगी, यह संकुचित होगी किंतु इसकी अंतिम लंबाई इसकी प्रारंभिक लंबाई से ज़्यादा होगी। बताइए क्या होगा? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं, जहां भी आप इसे लाइव देख रहे हैं, बताइए कमेंट करके। देखिए यह होगा, ये संकुचित होगी किंतु इसकी अंतिम लंबाई इसकी प्रारंभिक लंबाई से ज़्यादा होगी। ठीक है, कैसे? प्रत्यास्था किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह किसी विरूपण बल द्वारा उत्पन्न आकार आकृति के परिवर्तन का विरोध करती है। इसे विरूपण बल हटा लिया जाए वो अपनी पूर्णावस्था में आ जाती है। ठीक,
किसी पदार्थ पर लगाया गया विरूपक बल व सीमा जिसके अंतर्गत पदार्थ की जो प्रत्यास्था का गुण है वो विद्यमान रहता है। चलिए, वही एक तरह रबड़ को खींचना। अगला प्रश्न है कि तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु क्या है। अभी मैंने ऊपर इसके बारे में बताया है, अगर आप नहीं बता पाते तो मेरा पढ़ाना बेकार है। बताइए सभी लोग, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। देखिए, यहां पर सोना इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यह वर्धनीय तार खींचने के योग्य सबसे नमनीय धातु होती है। अगला है एल्युमिनियम कास्टिक सोडा में किसकी रचना के कारण विलय होता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। यहां पर इस प्रश्न का अगर उत्तर की बात करें तो सोडियम मेटा एल्युमिनेट होता है। इसमें H2 गैस निकलती है। पारा एक अयस्क है किसका? पारा एक अयस्क है किसका? बताइए। देखिए, कैलोमल जो होती है यह पारा का एक अयस्क है। यह मर्क्यूरियस क्लोराइड होता है। इसमें वास्तव में सिनेबार नामक अयस्क से करते हैं। जी हाँ, इसे कहते हैं मर्क्यूरियस क्लोराइड होता है। क्या होता है ये? मर्क्यूरियस क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक, यह पारे का निष्कर्षण करता है। इसमें सिनेबार नामक अयस्क होता है। नामक अयस्क होता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का डेटा है जो आपके लिए परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर कैलोमल होगा। ये पारा का एक अयस्क है, कैलोमल। यार, आप लोग से कई बार कहा वीडियो को शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए। आप लोग के गले के नीचे उतरती ही नहीं। सीसा किसका मिश्रण है? ऊपर अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। सीसा किसका मिश्रण है? तो ये रेत और लवण का मिश्रण है। सीसा कांच इसे कहते हैं। सिलिकेट विरंजक पदार्थ क्षारीय धातु के ऑक्साइड आदि के समांगी मिश्रण से बनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है? बताइएगा सभी लोग। देखिए, अगर हम पीतल की बात करते हैं तो ये तांबा प्लस जस्ता। अगर हम कांसा की बात करते हैं तो ये तांबा प्लस टीन। सोचिए कितना बड़ा प्रश्न आपका तैयार हो रहा है। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, ये तांबा जस्ता निकेल। अब यहाँ पे कॉमन कौन सा है? तो तांबा। क्या ऐसा है जो सब में कॉमन है? तो है आपका तांबा। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए इसका सही जवाब होगा। तो जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है उन सभी का जवाब पूरी तरह से सही है। इसकी स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं आप, आपके ऊपर है। आप इसकी नोट्स भी बना सकते हैं। इसके बाहर साइंस की कंप्लीट नोट्स अगर एक बार आपकी तैयार हो जाएगी ना, कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? कमेंट करके बताइएगा, सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं कमेंट करके बताएं। वह टिन और लेड का मिश्रण है। किसका है? टिन और लेड का। क्लियर? किसका है? टिन और लेड का।
सोल्डर जो है टिन लेड का मिश्र धातु है, ये इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के तारों को जोड़ने में काम में आता है। इसको टांका भी कहते हैं, इसको हम टांका कहते हैं। आपने सुना होगा तारों को जोड़ने के लिए टांके का प्रयोग किया जाता है, तो यही टांका है, इसको हम सोल्डर कहते हैं। ये टिन और लेड का मिश्रण होता है। टांका किस मिश्र धातु से बनी होती है? अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, टांका जो होती है, टांका किससे किससे? शीशा और टिन से। अभी हम लोगों ने पढ़ा शीशा प्लस टिन, लेड प्लस टिन, इसलिए इसमें से कोई विकल्प नहीं होगा, नॉन ऑफ दीज होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज संख्या बहुत कम है यार आप लोग की, मतलब साइंस को बंद कर दें क्या यार? अगला प्रश्न है, गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? बारूद का। बारूद, हम बारूद को क्या कहते हैं? गन पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? गन पाउडर कहते हैं। एक मिश्रण होता है, इसमें क्या होता है अगर देखा जाए तो गन धातु में सबसे पहले सल्फर होता है। क्या होता है? सल्फर होता है। उसके बाद इस सल्फर में चारकोल होता है। फिर सोरा होता है। सोरा होता है। तो यहां पर अगर हम इसको और जाने तो सल्फर को हम गंधक कहते हैं। चारकोल में अगर हम देखें तो कास्ट कोयला, कास्ट कोयला। अगर सोरा की बात करें तो साल्ट पीटर, साल्ट पीटर के अलग अलग अनुपातों से मिलकर बनता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो आपका बी होगा। क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो 20 का राइट आंसर होगा। समझ में आया आप लोग को? चलिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इतनी चीजें एनसीईआरटी पढ़ने पर ही आपको मिल पाएंगी, ऐसे नहीं। चलिए, वैसे ही आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग 6306344367 पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। ये क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से संचालित की जाती है, जो पूरी तरह से निःशुल्क क्लास आपके लिए चलती है। आप सभी लोग जो भी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, वे सभी साथी टेलीग्राम पे अन्य क्लास और पीडीएफ नोट्स के लिए जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको सर्च करना है दुर्गेश सर बिना स्पेस के। ई लर्निंग विद दुर्गेश पर इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी ई लर्निंग विद दुर्गेश हैं। ठीक है, और ये क्लासेज शिक्षक भर्ती के लिए 9:30 बजे लगातार आपके तब तक चलती रहेगी जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी की। वात्याभिट्टी का प्रयोग कहाँ होता है? अपचयन के लिए होता है। ठीक, कोरंडम का प्रयोग एल्युमिनियम का अयस्क होता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेस्ट ऑफ लक। हो सके तो वीडियो को शेयर करिए। अगर आपकी संख्या कम रहेगी तो इस सीरीज को बंद कर दिया जाएगा, और ये जूनियर सीटेड में भी काम आएगा, जूनियर प्राइमरी इन दोनों के साइंस में, और शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा की जूनियर और प्राइमरी में दोनों में साइंस अध्ययन में काम आएगा। अगर आपको ये लग रहा है कि ये सीरीज आपको किफ़ायती नहीं लग रही है तो हम इसे बंद भी कर देंगे, क्योंकि अगर आपकी सपोर्ट, आपका सहयोग नहीं मिलेगा, इतनी मेहनत किसके लिए? तो आप लोग की भी जिम्मेदारी है कि लोगों तक पहुंचाए, लोगों को बताएं। अगर आपको लग रहा है कि मैं बेहतर पढ़ा रहा हूं, यहाँ से आपको सिलेक्शन मिलेगा, ये निःशुल्क क्लास है, देश हित में, राष्ट्र हित में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे थे, क्योंकि बिना इस सीरीज को पढ़े, क्योंकि एक बार इस सीरीज को पढ़ाने का मेरा उद्देश्य होता है एक प्रश्न के साथ कई सारे प्रश्न को तैयार कराना। और आप रेस के घोड़े हैं, रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं।
इसलिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।